कि आरएसएस जो है मुस्लिम विरोधी है। आरएसएस तो एक सांस्कृतिक संगठन है, एक राष्ट्रवादी संगठन है। वो तो सच्चे और राष्ट्रवादी मुसलमानों का हमेशा स्वागत करता है। अच्छा, बजरंग दल को लेकर की भी एक अजीब भ्रांतियां रहती है कि बजरंग दल जो है हिंसक संगठन है। कोई भी प्रदेश का एक भी मुस्लिम भाई मुझसे है या फिर ईसाई क्रिश्चियन समुदाय से या कोई बहुत इंस्पायर रहता है कि हेमलिंग ने हमारे ऊपर अन्याय किया हुआ या अत्याचार किया। क्या राजनीति को हम उद्योग मान सकते हैं या प्रोफेशन मान सकते हैं राजनीति को? पहले के परिप्रेक्ष्य में तो ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यही होगा। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद सलीम सैफी और आज मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि आदरणीय गुरुजी श्री भगत सिंह कोश्यारी जी के जन्मदिन के मौके पर हमारा पॉडकास्ट आपकी आवाज़ शुरू हो रहा है। और इस शुरुआत में हमारे साथ जो शख्स हैं वो उत्तराखंड राज्य के युवा तुर्क कहे जाते हैं, राज्य स्तरीय खेल परिषद के उपाध्यक्ष हैं, जिसके अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री हैं। जब हम राज्य सरकार की बात करते हैं किसी भी राज्य में, तो जो नेता मंत्री के कद के होते हैं और जिन्हें मंत्री नहीं बनाया जा सका, तो सरकार उन्हें समायोजित करके दायित्वधारी बनाती है। यानी कि उनका कद इतना बड़ा होता है कि सरकार विशेष तौर पे निगमों और परिषदों में उन्हें जिम्मेदारियां देती हैं ताकि उनके टैलेंट का इस्तेमाल हर तरीके से सरकार के साथ साथ जनहित में भी किया जा सके। हेमराज सिंह बिष्ट बजरंगी ये वो शख्स हैं जिनका जन्म पिथौरागढ़ में हुआ। पिथौरागढ़ मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर एक छोटे गांव में जन्म लिया और उसी से कुछ दूरी पर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जनाब पुष्कर सिंह धामी का भी जन्म हुआ था। यानी कि हेमराज सिंह बिष्ट बजरंगी का बचपन, मुख्यमंत्री जी का बचपन पिथौरागढ़ में गुजरा। पहाड़ की विषम परिस्थितियां क्या होती हैं, कठिन जीवन शैली क्या होती है, किस तरीके से पहाड़ पे जीना दुर्लभ होता है, उसी दुर्गम परिस्थितियों में एक सपना देखा कि अपना राज्य हो। राज्य के लिए लड़ाई शुरू हुई, आंदोलन हुए। हेमराज सिंह बजरंगी ने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय जनता पार्टी हो, आरएसएस हो, सब में आपने मानवता की सेवा की। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने प्रदेश स्तरीय खेल परिषद में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी देकर हेमराज सिंह बिष्ट बजरंगी को ये जिम्मेदारी सौंपी कि पूरे प्रदेश में जितने युवा हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, वो स्वस्थ रहें, उत्तराखंड स्वस्थ कहलाए, उसकी जिम्मेदारी खेल के माध्यम से निभा रहे हैं हेमराज सिंह बिष्ट बजरंगी। बजरंगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पहले पॉडकास्ट में। धन्यवाद सभी जी, और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आदरणीय पूज्य बाबूजी भगत सिंह कोश्यारी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर आपने अपना एक पॉडकास्ट शुरू किया है। इसलिए आपको और आपकी सारी टीम को मेरी तरफ से और उत्तराखंड सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ आपके और आपकी पूरी टीम को और आपके इस पॉडकास्ट के चैनल को बहुत बहुत उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। बजरंगी जी, आपके नाम के साथ में बजरंगी एक अलग ही अट्रैक्शन है, तो ये बजरंगी की शुरुआत कैसे हुई? बड़ा एक घटनाक्रम है सैफी जी, पता नहीं इसको संयोग कहूँ या बजरंगबली का आशीर्वाद कहूँ। जो मेरे अंदर कार्य करने की क्षमता है, जूझने की क्षमता है और दौड़ने भागने की क्षमता है, ये बड़ी अद्भुत है। और एक जो बहुत व्यस्त भरी दिनचर्या के बाद मैं थकता नहीं हूँ, रुकता नहीं हूँ, और जिस काम को मैं करने की सोचता हूँ बड़ी कर्तव्य निष्ठा, दृढ़ता के साथ मैं उस काम को करता हूँ। और जब मैं संघ कैडर में काम करता था, एक पूर्णकारी कार्यकर्ता के नाते, जब मेरे पास सीमांत क्षेत्र में जिम्मेदारी थी,
तो बहुत मैं लंबे समय तक जुड़ता था। और स्वर्गीय नरेंद्र मोहन गुप्ता जी जो दैनिक जागरण के प्रधान संपादक रहे, उस समय जो अपना जो प्रिंट मीडिया है, अखबार है दैनिक जागरण और अमर उजाला, 2 संस्करण आते, एक मेरठ संस्करण, एक बरेली संस्करण। तो अपना जो अखबार आता था बरेली संस्करण से आता था। तो हल्द्वानी में जब इसका नैनीताल संस्करण का जो ओपनिंग था, तो नरेंद्र मोहन गुप्ता जी ने मेरे को नाम दिया था उसमें, क्योंकि जो भी अखबारों की जो खबरें आती थी और जो मेरे क्रियाकलाप गतिविधियां रहती थी, तो उनको फ्रंट पेज में कवर करता होता दैनिक जागरण। और अवस्थी जी इसके एक हमारे बहुत वरिष्ठ संवाददाता है दैनिक जागरण के, वो इसके पीछे बड़े असली जो किरदार है अवस्थी जी हैं। अवस्थी जी ने ही नरेंद्र मोहन गुप्ता जी को पूरा सा इसके बारे में बताया। तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा तो बजरंगी जैसी शक्ति है इसके अंदर। तो तब से दैनिक जागरण में ही इसके नाम की शुरुआत करी, बजरंगी। ये शब्द उन्होंने करीब 2002 के आसपास में, 1 या 2 के आसपास में उन्होंने ये उपनाम मुझे दिया था नैनीताल संस्करण के शुरुआत के अवसर पर। अभी आप 50 साल से काफी दूर हैं, यानी कि अभी नौजवानी है जी। और दौड़ने में आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी जिस स्पीड से दौड़ते हैं पूरे प्रदेश में, तो हमने ऑब्जर्व किया कि आप भी लगातार दुर्गम क्षेत्रों में लगातार दौरे कर रहे हैं। कहाँ कहाँ गए और उसके पीछे क्या मकसद था? मेरा जो जीवन है ये समाज के लिए, और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। जब मैं खंडकार हुआ, सह खंडकार हुआ के नाते मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करता था, तो आदरणीय कोश्यारी से मैं प्रेरित था। मैं देखता था बचपन में कि वो झोला डाल के कंधे में धोती में डालते थे, तो वही मैंने सीखा उनसे। और मैं रात में भागता था, कोश्यारी जी सीखा मैंने भागना। तो और उनसे 4 कदम आगे बढ़कर मैंने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से सीखा। अच्छा, माना जाता आप माननीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जी के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, तो ये नज़दीकियाँ कैसे हुई और कैसे उनका स्नेह आपको मिला और कैसे उनके आशीर्वाद से आप लगातार राजनीति में भी आगे बढ़ रहे हैं? मैं संघ का समझू था और बचपन में 36 साल पहले मेरे गांव में शिशु मंदिर की स्थापना हुई और उस शिशु मंदिर में जो शाखा लगती थी उसका पहला समझू हूँ। और जब मैंने अपना होश संभाला तो मैंने अपने घर में एक राजनीतिक पोस्टर देखा, भारत के 3 दूरदर्श, अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर, और उसके नीचे को जो बड़ा सा चित्र था वो बाबूजी का था, भगत सिंह कोश्यारी का था। तो पहला जो उत्तराखंड का राजनीतिक जो चेहरा मैंने देखा वो बाबूजी को देखा। और मेरे चाचा के दुकान में, स्वर्गीय कल्याण सिंह बिष्ट जी के दुकान के आगे जो मंच बनता था कोश्यारी जी का लगता था। और जो मेरे ताऊ जी थे स्वर्गीय हर सिंह बिष्ट जी, एकमात्र मेरे खानदान में, हमारे खानदान में वही कांग्रेसी थे। उनके तीसरे मंजिल में जो बैठते थे हरी साहू जी बैठते थे। ये दो शख्सियतें हैं जिन्होंने बचपन से देखा और वहीं से मैंने कोश्यारी जी से प्रेरणा ली और वहीं से कोश्यारी जी से सब सीखा मैंने। और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हमारे गांव के, पड़ोस के गांव के हैं और बचपन से रिश्ते नाते रहे। बड़े भाई हैं मेरे, उनसे बचपन से ही नाते रहे, लंबे समय से उनके साथ रहा हूँ और लंबा हमारा सफर है साथ का और बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो अच्छा, पुष्कर सिंह धामी जी दबंग धामी कहलाते हैं, तो दबंगाई शब्द का जो इस्तेमाल होता है एक मुख्यमंत्री के साथ में, उसे थोड़ा स्पष्ट कीजिए आप। दबंग धामी तो नहीं कहते, थोड़ा सा उसको सुधार करें, धाकड़ धामी कहते हैं उनको। देखो सैफी जी, कुछ तो बात है उस 48 साल के नौजवान में जिसने उत्तराखंड के राजनीति के, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कहें या कांग्रेस के कहें या यूकेडी के कहें, सारे दिग्गजों को पछाड़कर अपने पीछे खड़ा कर दिया। 48 साल का एक नौजवान, एबीवीपी और संघ से अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत करने वाला नौजवान, जिनको आने वाले 10 साल में हम मुख्यमंत्री का चेहरा देखते थे और 10 साल पहले ही मुख्यमंत्री का चेहरा बन गए, उसको बात है। मतलब जो चेहरे उत्तराखंड में, जो बड़े पेड़ कहते हैं, बरगद के जो बड़े पेड़ थे, अपने नीचे कुछ नहीं पनपने देते थे, उनको अपने छांव में लेके आ गए, तो कुछ तो बात है। तो उनकी जो कार्यशैली है, जो कार्य प्रणाली है, और 6 महीने जब लगता नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस लौटेगी, प्रेसिडेंट मोहम्मद से 6 महीने के अंदर वो वापस ले आए। अच्छा, प्रदेश स्तरीय खेल
परिषद का उपाध्यक्ष आपको बनाया मुख्यमंत्री जी, इसके पीछे क्या सोचा और इस परिषद के माध्यम से पूरे प्रदेश को स्वस्थ और हेल्दी रखने का जो मिशन मुख्यमंत्री का क्या है और यही जिम्मेदारी आपको क्यों दी गई? सैफी जी, मैं सबसे पहले तो मुझे पहले ही उनका धन्यवाद अदा करना चाहिए था। तो सबसे पहले तो धन्यवाद अदा करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, और हृदय की गहराई से अदा करता हूँ कि मेरे जैसे खेतिहर गरीब मजदूर किसान के बेटे को उत्तराखंड सरकार में दायित्व देकर राज्य मंत्री जैसे एक अहम जिम्मेदारी, जो राज्य स्तरीय खेल परिषद जो भारत में सारे राज्यों में नहीं है, ऐसे महत्वपूर्ण पद जो मुझे जिम्मेदारी दी है वो युवाओं से संबंधित, तो उसके लिए बहुत बहुत दिल की गहराई से उनका आभार व्यक्त करता हूँ और अपने संगठन का भी आभार व्यक्त करता हूँ। संगठन ने भी कहीं मुझे आशीर्वाद दिया है। बात करें खेल परिषद की, तो खेल से संबंधित है। आज तक ये प्रदेश ऊर्जा प्रदेश था और पर्यटन प्रदेश था। अब हमें एक नया नारा दिया, खेल प्रदेश, ऊर्जा प्रदेश, पर्यटन प्रदेश और खेल प्रदेश। इस प्रदेश में बहुत सारी संभावनाएं हैं। मैं मूलतः बात करूं जिस गांव से मैं आता हूं, पहले आयरन और पॉल जिनको खिताब मिली, स्वर्गीय त्रिलोक सिंह बछड़ा जो फुटबॉल के अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर रहे, और अर्जुन अवार्डी हरदत्त कापड़ जी, वो मेरे गांव से, मिस्टर धर्मेंद्र भट्ट, मिस्टर भास्कर भट्ट जो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच और रेफरी हैं बॉक्सिंग के, ये सब मेरे गांव के हैं। मैं तो बचपन से खेल से प्रभावित था, क्योंकि जिस मिट्टी से मैं आता हूँ, जिस तरह से मैं आता हूँ, उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी भी आते हैं। एक ही पहाड़ के, एक ही जो डाणा कहते हैं ना, पहाड़ में डाणा, एक ही डाणे के हम लोग, एक ही पहाड़ के हम लोग। मैं इस तरफ का हूँ, इस तरफ के, तो दोनों ही उस उपजाऊ धरती के हम लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी और मैं। उन्होंने कुछ तो सोचा होगा कि मेरे अंदर जो भगवान बजरंगबली ने जो आशीर्वाद दिया, बजरंगी सी शक्ति दौड़ने और भागने की, आज से पहले मेरे पास जिम्मेदारी नहीं थी, सांगठनिक जिम्मेदारी। तब भी मैं रात दिन प्रदेश में युवाओं के बीच में भागता था, और मुझसे कितना हो सकता है, संगठन का काम हो या सामाजिक काम हो, सांस्कृतिक हो, सांगठनिक चाहे कैसा भी हो, मैं भागता था। तो कुछ तो सोच के उन्होंने मुझे दिया होगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी आप कुमाऊं क्षेत्र में, दुर्गम क्षेत्रों में कहाँ कहाँ गए और कुछ महत्वपूर्ण किस्सा बताइए। अभी मुझे दायित्व मिलने के बाद कुमाऊं के विभिन्न क्षेत्रों में गया हूँ, और शायद 3 या 4 दिन के अंतराल में मैं पूरे गढ़वाल का भी भ्रमण करने वाला हूँ, सेकेंड चरण पे। अभी मैं पूरे कुमाऊं के पूरा तराई वाला हिस्सा, नैनीताल और ये वाला हिस्सा छोड़ के बाकी लगभग पूरा कुमाऊं हूँ। और हाल के दिनों की बात कर तो पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर लगभग मैं होके आया, और पूरी खेल की संभावनाएं पूरे देख के आया कि कहाँ पर क्या हो सकता है, कैसा हो सकता है। पिथौरागढ़ जैसी जगह में बॉक्सिंग का जो नया क्रेज है, और फुटबॉल, एथलेटिक्स। एक मजेदार आपको मैं बात बताऊं, पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स कॉलेज में लगभग 18 बच्चे एक ही गांव के हैं। अच्छा, जो बच्चे वहां रह के एडमिशन लेके जो बॉक्सिंग की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और कैंप में जो है वो 18 बच्चे एक ही गांव के हैं। आपको बड़ी हैरानी होगी, नेपाल बॉर्डर में एक बेड़ा गांव है, पीपली के पास, कांचना ब्लॉक का, उस गांव के बच्चे हैं। और उसका श्रेय जाता है उस गांव के जो अध्यापक हैं, उपाध्याय, और नेशनल बॉक्सर रहे हैं, वो नेशनल खेले हैं बॉक्सर, और सरकारी विद्यालय में व्यायाम शिक्षक हैं। तो उनके अथक परिणाम स्वरूप आप कल्पना कर सकते हैं, नेपाल बॉर्डर में जिसके घर से आधे किलोमीटर की दूरी में नेपाल हो, और महाकाली वार और पार का बस इतना ही आंकड़ा है, उतने में 18 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो आप कल्पना करो खेल की क्या संभावना है। बाकी धारचूला जैसी जगह में ताइक्वांडो को बहुत अच्छा सा, फुटबॉल का, क्रिकेट का बहुत अच्छा है। मैं अभी गुंजी तक गया हूँ। गुंजी जैसे जगह में लोग वहाँ वॉलीबॉल खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। उससे आगे मैं कुटी गया, अभी मैं गर्मियान गया, कुटी से आगे मैं आदि कैलाश गया। आप मानते हो खेल प्रतिभाएं दुर्गम क्षेत्रों में, ऊंची ऊंची पहाड़ियों में खेल प्रतिभाएं हैं? हाँ, विषम परिस्थिति होने के बाद भी पहाड़ों, सीढ़ी नुमा खेतों में खेलने के बाद भी उन्हें तो जसवंत जैसे खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी, पिथौरागढ़ के रामेश्वर नदी, जो रामगंगा नदी है रामेश्वर घाट के पास, ऐसे दुर्गम क्षेत्र से निकले हुए। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी नेशनल गेम उत्तराखंड में हुए, ये
किसका इनिशिएटिव हम कह सकते हैं? मुख्यमंत्री जी का खेल के प्रति रुझान या बाय डिफॉल्ट नेशनल गेम हो गए हैं? नहीं, ऐसा नहीं, बाय डिफॉल्ट नहीं। ये मुख्यमंत्री जी के खेलों के प्रति रुझान ही कहा जाए। और जब पहले कार्यकाल में मुख्यमंत्री जी ने राजनीतिक पिच के साथ साथ खेल के मैदानों में भी अपने बल्ले से छक्के मारने शुरू किए, उसके बाद उनको धाकड़ धामी की जो उपाधि मिली है इस प्रदेश में, तभी से मिली है, एक बाई फोर्ट नहीं है। और कितने दिव्य और भव्य ऐतिहासिक तरीके से सारे खेलों का आगाज इस प्रदेश में हुआ और समापन भी वैसे ही हुआ है। और प्रदेश का प्रदर्शन भी, हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी वैसा ही हुआ, ऐसा नहीं कि प्रदर्शन नहीं हुआ, प्रदर्शन भी उतना ही बेहतर हुआ है। और इससे दिखता है कि मुख्यमंत्री जी का खेल के प्रति क्या रुझान है। अच्छा, संगठन में जमीनी स्तर पर आपने बहुत काम किया और आरएसएस से आप 30 साल से जुड़े हुए रहे। आरएसएस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, सब जगह आपने अपने लगन से अपने आप को साबित किया है। तो आरएसएस को लेकर कुछ विपक्षी दलों के लोग ये धारणा बनाने की कोशिश करते हैं कि आरएसएस जो है मुस्लिम विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है, दलित विरोधी है। एक्चुअल में आरएसएस है क्या? सलीम भाई, एक बड़ा अजीब सा सवाल आपने मुझसे पूछा है। एक किसने कहा कि आरएसएस मुस्लिम विरोधी है? किसने कहा? ऐसी एक धारणा, एक सलीम भाई, ये तो आप उस व्यक्ति से प्रश्न पूछ रहे हैं। 2003 में संघ से जिस व्यक्ति को बजरंग दल में भेजा, 2003 में 3 जुलाई 2003 को पूज्य अशोक सिंघल जी ने मेरी घोषणा की बजरंग दल प्रांत संजय पूर्णकाली। और 2010 तक मैंने पूरे उत्तराखंड के अंदर बजरंग दल का काम किया। कोई भी प्रदेश में एक व्यक्ति ऐसा बता दीजिए आप, जिसको हेमबजरंग ने जिसके ऊपर अत्याचार किए हों, आप उदाहरण के लिए बता दीजिए। आपके साथी हमारे मुफ्ती शमीम कासमी जी, साथी राज्य मंत्री के दर्जाधारी, वो मेरे व्यवहार को जानते हैं। और हमारे सादाब समझी हैं, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे दायित्व में आने के बाद, मुझे जिम्मेदारी मिलने के बाद, सबसे ज्यादा अगर उत्साह हुआ तो अल्पसंख्यक भाइयों के बीच में हुआ है। पिछड़ा तो शिया और सुन्नी मुसलमान है। शिया मुसलमानों ने घंटाग्रहण में आतिशबाजी की और सुन्नी मुसलमान ने पुरानी बाजार के होली चौक में आतिशबाजी करी। तो आपका मानना है कि जो आरएसएस है मुस्लिम विरोधी, दलित विरोधी संगठन नहीं है? आरएसएस तो एक सांस्कृतिक संगठन है, एक राष्ट्रवादी संगठन है। वो तो सच्चे और राष्ट्रवादी मुसलमानों का हमेशा स्वागत करता है। ये तो राजनीतिक दल है जिन्होंने देश को बांटने का काम किया, भरमाने का काम किया। सैफी जी, अगर आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर कहा जाए, अल्पसंख्यक समुदाय का अगर किसी ने पुनरुत्थान किया हो और सबसे बेहतर अगर काम किया हो अल्पसंख्यक समुदाय के, भारतीय जनता पार्टी ने किया। अच्छा, बजरंग दल को लेके भी एक अजीब भ्रांतियां रहती है कि बजरंग दल जो है हिंसक संगठन है, बात बात पे हिंसा करता है और दूसरे संप्रदाय के लोगों को निशाना बनाता है। नहीं, उदाहरण के लिए मुझे बता दीजिए ना, मैं लंबे समय तक बजरंग दल पे काम किया। मैंने कोई भी प्रदेश का एक भी मुस्लिम भाई मुझसे कहे, या कोई ईसाई क्रिश्चियन समुदाय से, या कोई बौद्धिस्ट भाई अगर कहे कि हेमबजरंग ने हमारे ऊपर अन्याय किया हो या अत्याचार किया हो, तो बजरंग दल का अपने मकसद क्या है? अपने धर्म की रक्षा करना, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। बजरंग दल की शुरुआत कैसे हुई? मोटिव क्या है बजरंग दल के? राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान विश्व हिंदू परिषद को लगा कि हमारी एक युवा शाखा होनी चाहिए। और विश्व हिंदू परिषद में होता क्या कि योजना पूरी रचना पूज्य संत बनाते हैं, उसको जमीन पर जो क्रियान्वित करता है तो विश्व हिंदू परिषद करता है। और ग्राउंड लेवल पर काम जो करना है बजरंग दल का काम करना है। धर्म के प्रति युवाओं को जोड़ना, उनको ट्रेन करना, प्रशिक्षित करना, अपने धर्म की रक्षा करना, धर्म का प्रचार प्रसार करना, यही बजरंग दल का काम है। अपने मठ मंदिरों का रख रखाव करना, मठ मंदिरों की रक्षा करना, यही बजरंग दल का काम है। अच्छा, एक चीज बताइए, क्योंकि आप राजनीति से बहुत लंबे वक्त से जुड़े हुए, राजनीति में धर्म की जो भूमिका है
उसे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? राजनीति और धर्म को अगर एक दूसरे कनेक्ट करें तो राष्ट्र निर्माण में क्या क्या भूमिका है इन चीज़ों की? सैफी जी, इससे राजनीति में धर्म की भूमिका नहीं है। धर्म की भूमिका कहाँ नहीं है? हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, हमारे आचार, हमारे व्यवहार में, हर जगह धर्म की भूमिका है। और हर जगह हर धर्म की भूमिका है, ऐसा नहीं है। देखो, राजनीति में अगर धर्म न हो तो हमारे संस्कार कहाँ से आएंगे, हमारे आचार कहाँ से आएगा? धर्म क्या है? धर्म के अंदर तो सीखने वाली चीजें हैं। और कौन सा धर्म है ऐसा जो बैर सिखाता आपस में? धर्म और नेशनल राष्ट्रीयता, अगर हम दोनों को एक साथ देखें, राष्ट्रीयता और धर्म को किस नजरिए से हम देख सकते हैं? राष्ट्रीयता ही एक प्रकार से धर्म है। दो हिंदुइज्म है, हिंदुत्व है, वही राष्ट्रीयता है। अच्छा, राजनीति क्या है? राजनीति तो राजनीति है। राजनीति की परिभाषा क्या है? राजनीति की परिभाषा सामान्य तौर पर अगर कहें, चुनाव लड़ना, देश चलाना, सरकारें चलाना, यही। तो ये पहले भी सब ये चीज होते आया है, आज भी होते आया और आगे भी ये होते आएगा। और धर्म का प्रवेश समावेश तो राजनीति में भी है, परिवार में भी है, सामाजिक जीवन में भी है, व्यक्तिगत जीवन में भी है। राष्ट्र निर्माण की जब हम बात करते हैं, राष्ट्र निर्माण के कंपोनेंट्स आप क्या क्या मानते हैं? और एक सशक्त राष्ट्र निर्माण किस तरीके से संभव है जिसके अंदर हर नागरिक के अंदर वो भाव हो जिसे हम कहें कि हम विश्व गुरु हैं? अगर सैफी जी, अगर हम सशक्त राष्ट्र निर्माण की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हमें अपने अधिकार अगर पता है राष्ट्र में कि इस देश में अगर हमने जन्म लिया, हमारे अधिकार है, तो हमें अपने कर्तव्यों का भी पता होना चाहिए। जिस दिन देश के प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों के साथ साथ राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व और अपने कर्तव्यों का अगर सही रूप से ज्ञान हो और सही रूप से व्यक्ति पालन करे, उस दिन हमारे राष्ट्र का निर्माण बहुत बेहतरीन तरीके से हो गया, जहां तक मेरा सोचना, अपना मानना है। क्या राजनीति को हम उद्योग मान सकते हैं या प्रोफेशन मान सकते हैं राजनीति को? पहले के परिप्रेक्ष्य में तो ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो यही पूरा कभी कभी महसूस होता है कि सभी के लिए तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ लोग तो यही सोच के चलते हैं। अगर मैं सीधे सीधे तौर पर कहूँ तो मैं अपने लिए तो नहीं कहूँगा, मेरा तो जीवन समर्पित है और लगभग लोगों का जीवन समर्पित, लेकिन कुछ लोग के तो ऐसा कह सकते हैं। जैसा भारतीय जनता पार्टी एक मेरे नज़रिए से एक ऐसी पार्टी है जो किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी बड़े से बड़ा दायित्व अचानक दे देती है, हर कोई सरप्राइज हो जाता है। और ऐसे सरप्राइज एक नहीं, अनेक सरप्राइज भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं। आप भी चौंके हैं कभी? हाँ, मैं खुद अपने विषय पे चौंका हूं। मुझे ही नहीं पता था मुझे दायित्व मिलने वाला। जैसा और राजनीतिक दलों में बड़े नेता की परिक्रमा करनी पड़ती है, पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है, तो भारतीय जनता पार्टी में क्या करना पड़ता है? सैफी जी, अन्य राजनीतिक और दलों में और भारतीय जनता पार्टी में यही अंतर है। अन्य राजनीतिक दलों में गॉडफादर होना बहुत जरूरी है, भारतीय जनता पार्टी में गॉडफादर होना जरूरी है। अन्य राजनीतिक दलों में जो कार्यकर्ता होता है व्यक्तिनिष्ठ होता है, और भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता होता है तत्वनिष्ठ होता है। वो संगठन के साथ होता है, वो व्यक्ति के साथ नहीं होता है। और भारतीय जनता पार्टी में एक खेतिहर मजदूर किसान हलिया के बेटे को भी जिम्मेदारी मिलती है, और एक उद्योगपति के बेटे को भी मिलती है, एक सैनिक के बेटे को भी मिलती है, और एक अध्यापन कर रहे अध्यापक के बेटे को भी मिल सकती है। विश्व की पहली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जहां खेतिहर मजदूर किसान से लेकर, चाय वाले से लेकर, दूध वाले से लेकर, किसान से लेकर, सैनिक से लेकर, देश की जो रक्षा करते हैं सैनिक, उनसे लेकर हर क्षेत्र का व्यक्ति यह उम्मीद कर सकता है कि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी में अगर काम करूं, एक न एक दिन मैं नहीं तो मेरा जैसा व्यक्ति शिखर तक जुड़ जाएगा। इसका उदाहरण माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी और मैं खुद हूँ। मैं एक बहुत गरीब घर का व्यक्ति हूँ, बहुत साधारण परिवार का व्यक्ति हूँ, जिसका कोई गॉडफादर नहीं। कोश्यारी जी से बचपन से मैंने सीखा, ऐसा नहीं कि नहीं सीखा, उनसे सीखा मैंने। और धामी जी से मैं प्रेरणा लेता था, और धामी जी से मैंने जितना कोश्यारी जी से सीखा मैंने, उससे ज़्यादा मैंने धामी जी से सीखा, और आज भी सीख रहा हूँ।
उत्तराखंड राज्य में जितने भी दायित्वधारी हैं या जिन्हें चेयरमैन उपाध्यक्ष बनाया गया निगमों में परिषदों में, आप क्या मानते हैं कि उसमें कितने लोगों को लॉबिंग करनी पड़ी और कितनों को चौंकाने वाला फैसले से दायित्व मिल गए? नहीं, लॉबिंग तो मैं नहीं कह सकता किसी को करनी पड़ी। मैं बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ सारे दायित्ववान कार्यकर्ताओं को जिनको भी उत्तराखंड सरकार में दायित्व मिला है, वो बड़े अनमोल हीरे हैं। यानी कि उनके अंदर कोई ना कोई ऐसी प्रतिभा है, उनकी ऐसी क्वालिटी है जिसको संगठन और सरकार ने ये जिम्मेदारी दी है। बाकी तो छूट गए, सरकार उनके लिए कोई ना कोई योजना रचना बनाएगी। कोई विधायक बनेंगे, कोई मंत्री बनेंगे, कोई सांसद बनेंगे, कोई जिलाध्यक्ष बनेंगे, कोई हर किसी के लिए भारतीय जनता पार्टी में मान सम्मान है। और विशेषकर जो बने ये बड़े भाग्यशाली है। अच्छा, जैसे हम देख रहे हैं कि जब से पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री बने हैं, उत्तराखंड राज्य में राजनीति की परिभाषा बदल गई है। नौजवानों में एक जबरदस्त जोश देखने को मिला है, वो किसी भी पार्टी के हों उसमें चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरे दल हो, हर नौजवान को एक उम्मीद की किरण नजर आने लगी है पुष्कर सिंह धामी के सीएम बनने के बाद में। तो क्या आप मानते हैं कि राजनीति में युवाओं की भूमिका सुनिश्चित करने में क्या उन बुजुर्गों की सोच और संगठन की सोच में कोई फर्क है, या किस तरीके से युवाओं को आगे लाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है? सीधे सीधे तौर पर अगर कहा जाए सपी जी, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पूरे प्रदेश में युवाओं के लिए राजनीति के द्वार सीधे सीधे तौर पर खोल दिए। सीधे सीधे कैसे? सीधे सीधे एक बहुत कम उम्र में मुख्यमंत्री बनना और दोबारा मुख्यमंत्री बनना, तीसरे बनने की तैयारी चल रही है, तीसरे कार्यकाल की तैयारी चल रही है। और ऐसा भी नहीं कह सकते कि जो वयोवृद्ध नेता हैं, बुजुर्ग नेता हैं और पुराने दिग्गज नेता हैं, उनका कोई महत्व नहीं है, उनकी कोई भूमिका नहीं है। समय अपने हिसाब से समय के अनुरूप चीजें बदलती हैं और वर्तमान राजनीति में और विशेषकर भारतीय राजनीति में ये बदलाव का दौर है, चाहे देश के अंदर चाहे प्रदेश के अंदर। और इस बदलाव के दौर में मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने विशेषकर युवाओं के लिए मार्ग खोले। आप आज जितने भी दायित्ववान कार्यकर्ता हैं, जितने भी दायित्वधारी हैं, उसमें से 70% अंडर 50 है। उत्तराखंड सरकार में जितने विधायक हैं उसमें से 60 से 65% अंडर 50 है। और भारतीय जनता पार्टी में जितने भी जिलाध्यक्ष हैं अंडर 40 है। अच्छा, ये कहा जाता है कि आप जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लगभग हम उम्र हैं और जन्म भी एक ही जिले में हुआ है। तो जब मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री नहीं थे तो उनका जो व्यवहार था मस्ती वाला, मस्त नौजवान वाला अंदाज रहता था, मस्तियां बहुत करते थे कार्यकर्ताओं के बीच में भी। और मुख्यमंत्री बनने के बाद तो खैर परिस्थितियां बदलती हैं। तो यानी कि एक मस्ती वाले पुष्कर सिंह धामी का कोई किस्सा सुनाइए। सैपी जी, बदला कुछ नहीं है, सब वही है, बस देखने का नजरिया और सोचने का नजरिया हमारा बदला हुआ है। लंबे समय तक मैंने उनसे काम किया, उनके साथ काम किया बहुत लंबे समय तक, और जितना मैंने कोश्यारी जी से सीखा है उसका 10 गुना मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से सीखा है, 10 गुना। बस थोड़ा सा बदला है, थोड़ी धीरता और थोड़ी गंभीरता। पहले थोड़ी गंभीर कम थे और किसी चीज को भी बड़े हंस के टाल देते थे, और बहुत गंभीर हो गए। देश के जो गंभीर नेता है, जो धैर्यवान नेता है, उनमें उनकी गिनती होने लगी है। तो हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को कोई 1-2 किस्से सुनाइए मुख्यमंत्री जी के, यानी कि जो यादगार किस्से आपको याद रहे हो। एक मालपा, अभी जो हादसा हुआ था मालपा के बाद सेकंड मालपा वाला, तो जब संगठन ने ये विधायक दूसरे सेकंड टाइम के संगठन ने जब इनको जिम्मेदारी दी तो अचानक संदेश आया कि जाना है, और मेरा स्वास्थ्य खराब था, मैं तो जा नहीं पाया। लेकिन जो मैंने सुना
इतने विकट और विषम परिस्थिति में धारचूला के अंतिम सीमांत छोर तक बिना खाए, बिना पिए, बिना रुके, बिना सोए, जब तक मंजिल तक नहीं पहुंचे वो रुके नहीं। और जब आप युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे, आपने बहुत कम समय में पूरे प्रदेश के दौरे किए और पूरे प्रदेश को, युवाओं को एक करने का काम किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी 2007 में सरकार में आई। 2007 की अगर सरकार में सबसे बड़ा अगर किसी का अहम योगदान है तो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, क्योंकि तब आप युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे और पूरे प्रदेश में जो सत्ता परिवर्तन जो रैली थी उसमें जो जोश भरने का जो काम किया है, उसमें जो युवाओं को भारतीय जनता पार्टी से जो जोड़ने का काम किया है, ये माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया, तो जब तत्कालीन युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे। और ये बड़ा सौभाग्य का विषय है मेरे लिए, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे, क्योंकि मैं तो एक जो बरसात की नदी होती है, बहुत तीव्र वेग से बहने वाली नदी, वो नदी था। और उस तीव्र वेग से बहने वाली नदी को एक कलकल छल छल निर्मल नदी की तरह जो अपने दोनों छोरों को बचाते हुए चलती है, उस नदी में अगर परिवर्तित किया तो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। अच्छा, हम उत्तराखंड राज्य की विषम भौगोलिक स्थिति की अगर बात करें तो यहाँ देखा जाता है जो विषम भौगोलिक परिस्थितियों में रहने वाला नेता पहाड़ से चुनाव जीत के आता है, उसके पास कुछ होता नहीं, लेकिन जैसे वो चुनाव जीत के आता है तो आम तौर पे उसके नाम के साथ में खनन का कारोबार, शराब का कारोबार, पीडब्ल्यूडी के ठेके, सीपीडब्ल्यूडी के ठेके, यानी कि चुनाव जीतते ही अकूत संपत्ति उसके ऊपर आ जाती है। पता नहीं कहाँ से आती है, ये कौन सा जादू है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है, मुझे तो नहीं लगता ऐसा। पहाड़ के जितने विधायक आज बहुत संघर्षशील विधायक है, आप किसी का भी नाम ले लीजिए। मैं तो उत्तरकाशी के मोरी से लेकर जौनसार से लेकर आराकोट से लेकर अस्कोट तक, धारचूला तक, हाँ मुझे एक भी नेता बता दीजिए। और जिनके पास अकूत संपत्ति है, ऐसा नहीं कि आज ही आई है, लंबे अथक परिश्रम से आई है, लोगों ने बहुत संघर्ष किया है, बहुत काम किए हैं। ऐसा नहीं है कि लंबे अथक संघर्ष से परिणाम के बाद उन्होंने अपनी जो भी अर्जित किया होगा, वो ऐसा नहीं है कि आप मुझे एक आध नाम बता दीजिए। मुख्यमंत्री जी ने एक मिशन शुरू किया, मिशन अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी मुहिम चल रही है। तो ये मुख्यमंत्री का विजन जो है सिर्फ अधिकारियों के विरुद्ध है या उन ऐसे नेताओं के खिलाफ भी है जो सरकार की फजीहत का कारण बनते हैं? सफी जी, आपको मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, धाकड़ धामी जी की सरकार में भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, दुराचारी, रिश्वतखोर, नकल कराने वाले, जो भी भ्रष्ट तंत्र से, अपराध से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, चाहे कोई हो, कोई अधिकारी हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, आईपीएस हो, आईएफएस हो, या बाबू हो, क्लर्क हो, अध्यापक हो, फर्जी डिग्री वाला हो, चाहे कोई भी हो, उसके लिए एकमात्र जगह अगर कहीं है तो सलाखों के पीछे। ये पहले प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने आईएएस, पीसीएस, आईपीएस जितने भी हैं भ्रष्ट तंत्र, सबको बर्खास्त करने का, सस्पेंड करने का काम किया है। और आज आप सिद्धोवाला की जेल देख लीजिए, आप अल्मोड़ा की जेल देख लीजिए, आप हरिद्वार की जेल देख लीजिए, उन जेलों में एक बार आप भ्रमण करके आइए, आपको अक्सर इसी सरकार में जेल भेजे गए लोग मिलेंगे आपको, चाहे वो नकल माफिया हो। ऐसा नहीं है, इस सरकार में इनके लिए अगर कोई जगह है। कभी कभी सरकार की वजीहत का कारण कुछ नेता भी तो बनते हैं, कोई अपवाद स्वरूप हो सकता है। ये तो देखिए, हम अपने परिवार में भी देखते हैं कि 5-7 लोग का परिवार होता है तो एक न एक तो कहीं न कहीं गड़बड़ निकली आता है, ऐसा नहीं है। तो और ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में कोई ऐसी जुदाई छड़ तो नहीं है कि वो इतने सालों के सब कुछ तो 1 मिनट में ठीक कर लें, ऐसे प्रयास कर रहे हैं। ऐसे नेता जो उम्र में उनसे ज्यादा है या जो अपने आप को काफी मजबूत मानते हैं, तो क्या आप नहीं मानते कि ऐसे नेता यानी कि जिन्हें
सुपरसीड करके मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बने, तो ऐसे नेता कहीं ना कहीं उनकी फजीहत की भूमिका बनाते रहते हैं, कई जगह सरकार की फजीहत हो जाती है। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा है। अगर कोई ऐसा तो बिल बिला रहा है, अगर कोई ऐसा है तो बिल बिला रहा है। अधिकारियों को लेके क्या नजरिया है आपका? खासतौर से मैं खेल विभाग में बात कर रहा हूँ। सीधा सीधा सा है, जो अधिकारी ईमानदार होगा, कर्तव्यनिष्ठ होगा और प्रदेश के हित में होगा, वो माननीय मुख्यमंत्री की गुड लिस्ट में होगा, और जो भ्रष्ट होगा जेल में होगा। भविष्य की राजनीति को अगर हम देखें, 2027 का चुनाव काफी कुछ बदलेगा, जिसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। चाहे उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, दोनों तरफ उत्तराखंड के लोगों का दबदबा है। चाहे आदरणीय योगी जी हो या पुष्कर सिंह धामी जी हो, अजीत डोभाल जी, उत्तराखंड के लोगों ने अपने टैलेंट से पूरे राष्ट्र की सेवा की है। और जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि किसी भी क्षेत्र में उत्तराखंड में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बशर्ते कि उसका सदुपयोग हो। तो आप क्या मानते हैं कि राष्ट्र निर्माण में उत्तराखंड और उत्तराखंड के टैलेंट का क्या रहने वाला है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। उत्तराखंड के टैलेंट की अगर बात करें आप, राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र और सामरिक क्षेत्र, सामरिक के अलावा आर्थिक क्षेत्र, चाहे वो फिल्मी दुनिया हो, चाहे औद्योगिक जगत हो, आज उत्तराखंड के लोग देश के पटल में नहीं, विश्व पटल में भी बहुत आगे हैं। आप मुंबई के अंदर जाइए, मुंबई के JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ब्लेयर में अगर अधिपात्य अगर किसी समुदाय का है तो उत्तराखंड के लोगों का है। पूरा का पूरा कारोबार जो रोजगार की तलाश में मुंबई गए, वहाँ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ब्लेयर जैसे विशाल एक जो कारोबार है उनके हाथों में। आप दिल्ली के अंदर चले जाइए, बरेली के अंदर चले जाइए, लखनऊ के अंदर चले जाइए, आप उत्तराखंड के अंदर ही देख लीजिए। आज अगर कोई बड़े बड़े उद्योगपति हैं तो उत्तराखंड के ही हैं। और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से और उनकी नीतियों से बहुत ज्यादा लाभ मिला लोग। आज बागवानी के क्षेत्र में देखिए आप, बहुत अच्छा प्रदेश के अंदर काम हो रहा है। आप कृषि के क्षेत्र में देखिए, बहुत अच्छा काम हो रहा है। आप औद्योगिक के क्षेत्र में देखिए, बहुत अच्छा काम हो रहा है। और रक्षा के क्षेत्र में आज पूरे देश के रक्षा सिस्टम को अगर कोई चला रहा है तो उत्तराखंड के लोग ही हैं। खेलों में भ्रष्टाचार की बातें अक्सर सुनने को मिलती हैं, और ख़ास तौर से अगर हम क्रिकेट की बात करें, आप राज्य स्तरीय खेल परिषद के उपाध्यक्ष हैं, तो उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन में बीच बीच में मुद्दे उठते रहते हैं भ्रष्टाचार को लेकर, और क्रिकेट में सिलेक्शन को लेकर भ्रष्टाचार के कई आवाज़ें उठती हैं। तो ख़ास तौर से क्रिकेट, क्योंकि विश्व स्तर पे क्रिकेट का एक अलग नाम है, और उत्तराखंड ने क्रिकेट में अच्छे खिलाड़ी दिए हैं, तो मैं प्रमुख तौर पे तो क्रिकेट की ही बात कर रहा हूँ, और इसके अलावा बाकी खेलों की भी, कि खेलों में भ्रष्टाचार और ट्रांसपेरेंसी को कैसे मैनेज करेंगे आप? सैफी जी, अभी मुझे जिम्मेदारी मिली बहुत कम समय ऊपर, और इस समय मैंने जो सबसे ज़्यादा अगर प्रयास किया है ग्राउंड लेवल पर जाने का। अभी मैं सेकंड चरण में गढ़वाल का, मैंने अभी पहले कुछ समय पहले, आप थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अभी गढ़वाल का भ्रमण करने वाला हूँ, शायद 3 या 4 दिन का बाद। उसके बाद में लगभग लोगों को मुझे समझ में आ जाएगा अपने पूरे प्रदेश का जो सिस्टम है इस खेल का। और जहाँ तक क्रिकेट की बात है, क्रिकेट की नहीं, पूरे प्रदेश में खेलों में अभी है ट्रांसप्लांट चलाने, बहुत समय लगेगा, क्योंकि विषय जहाँ तक खेल परिषद का है, खेल परिषद की स्थापना इस प्रदेश में अपने आदरणीय पूर्व खेल मंत्री नरसिंह सिंह राणा जी ने करी। उसके पहले वो उपाध्यक्ष अध्यक्ष भी रहे, और तब से अभी तक इस प्रदेश में कोई खेल परिषद में नहीं रहा, ये रिक्त चल रहा था। और त्रिवेंद्र सिंह जी की सरकार में एक हमारे ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, कोई राव जी, पूरा नाम तो मुझे भी नहीं पता है उनका, बीच में मैंने नाम सुना था, फिर मैं भूल जाता हूँ।
तो 5 दिन लगभग रहे हो, उन्होंने कार्यभार भी ग्रहण नहीं किया था और आज मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मुझे ही मिला है। और मेरा अब जो गढ़वाल भ्रमण के बाद जो पहला प्रयास होगा, मैंने जो अपने निर्देशक में खेल निर्देशक प्रशांत जी उनको बोला है, मैंने उनसे बात की कि मुझे जितने भी खेल संघ प्रदेश थे उनके साथ बैठना है। और बात रही क्रिकेट की, क्रिकेट में प्रदेश में पूरे देश के अंदर देखिए उत्तराखंड के बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, थोड़ा मुझे समझने में वक्त लगेगा और इतना लंबे समय के इस चीज़ को जो भी चीज़ें आई हैं इसको इतनी जल्दी आसानी से दूर भी नहीं किया जा सकता है। और शायद मुझे लगता नहीं कि कहीं भ्रष्टाचार है, थोड़ी चयन प्रक्रिया में थोड़ा सा ऊंच नीच हो सकता है और किसी का किसी के प्रति थोड़ा लगाव हो सकता है उसमें चयन प्रक्रिया में, इसको मान सकता हूँ, लेकिन मेरे नॉलेज में तो ऐसा कुछ आया नहीं है। और बात रही खेल संघों की, जहाँ तक मेरे संज्ञान में कुछ एक खेल संघ ऐसे हैं, जितने भी कुछ फेडरेशन ऐसे हैं जिनमें आपस में मनमुटाव है और विरोधाभास है और कुछ एक कोर्ट में भी कुछ एक में केसेस चल रहे हैं। और मेरा प्रयास रहेगा माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, मेरा प्रयास रहेगा, क्योंकि इसके पादेन अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री हैं, मेरा प्रयास रहेगा सारे खेल संघों को, सारे फेडरेशनों को एक मंच में लाने का, एक मंच में लाकर सबका आपस में एक मन बनाकर इस प्रदेश के लिए हम क्या बेहतर कर सकता है। क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि हमने एक नया नारा दिया है, ऊर्जा प्रदेश, पर्यटन के प्रदेश के बाद युवा प्रदेश और खेल प्रदेश। हम इसको खेल प्रदेश बनाने के लिए अग्रसर हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी संभावनाएं हैं और हमारा प्रयास रहेगा। और एक नारा और मैंने दिया है, आए हैं तो कुछ करके जाएंगे। अच्छा, अंत में मैं आपसे गुजारिश करूंगा, क्योंकि आप एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं और प्रदेश में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, हर क्षेत्र में हमारे खिलाड़ी उत्तराखंड का मान बढ़ा रहे हैं। वो सरकार होने के नाते आपसे, क्योंकि आप सरकार का अंग हैं, आप सरकार हैं, सरकार की तरफ से मैं चाहता हूं आप उन प्रतिभाओं से, उन खिलाड़ियों से क्या वायदा कर रहे हैं और उन्हें क्या संदेश दे रहे हैं? मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, अभी मैंने आपको बोला है आए हैं तो कुछ करके जाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बहुत विशेष अहम जिम्मेदारी दी है, उनकी आशाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा। और संगठन ने मुझे आशीर्वाद दिया, संगठन और पार्टी संगठन की आशाओं पर विश्वास कर खरा उतरने का प्रयास करूँगा। जहाँ तक खेल और खिलाड़ियों की बात है, मैं सारे प्रदेश के खिलाड़ियों को आश्वासन देना चाहता हूँ, जो भी उनके हित में और खेल के हित में, प्रदेश के हित में होगा, बेहतर करने का प्रयास करूँगा। और मैंने विभाग को भी, खिलाड़ियों को भी एक चीज़ बोला है, पहले प्रदेश हित, खेल हित, फिर स्वयं हित। पहले प्रदेश के हित में काम करना है, उसके बाद खेल के हित में काम करना है, फिर स्वयं के हित में काम करना है, यानी कि स्वयं को तीसरी पंक्ति में रखना है। आए हैं तो कुछ करके जाएंगे, बेहतरीन करेंगे और खिलाड़ियों के सुख में दुख में हमेशा खड़े रहेंगे। और मुझे लगता है कि मेरा जैसा सॉफ्ट व्यक्ति शायद ही किसी को मिलेगा। और मेरे जितने भी संपर्क नंबर हैं लगभग वो सारे कोचेज के पास हैं, लगभग प्रदेश के सारे खिलाड़ियों के पास हैं। जिनके पास नहीं हो तो मैं सभी को देने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। कभी भी खिलाड़ियों को कोई मेरे से परेशानी हो सकती है, किसी भी प्रकार की परेशानी हो सकती है, मदद के लिए मेरे से बोले, जो भी मेरे से हो पड़ेगा अपने प्रयासों से, सरकारी प्रयासों से उसको समाधान करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि मेरा नारा है, आए हैं तो कुछ करके जाएंगे, कुछ करेंगे, इस प्रदेश के लिए करेंगे। धन्यवाद। तो आए हैं तो कुछ कर जाएंगे, हेमराज सिंह बिष्ट बजरंगी ने सीधे तौर पे प्रदेश के प्रतिभाओं से, खिलाड़ियों से वादा किया है और बजरंगी जी का सीधे तौर पे ये वादा भी है, दावा भी है कि वो खेलों में भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का विजन साफ है कि खेल प्रदेश बनाना है और खेल प्रदेश बनाना है तो पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ ही खेल प्रदेश बन सकता है। बजरंगी जी ने सीधे तौर पे बताया कि आरएसएस के गठन के पीछे क्या मकसद है, आरएसएस किस तरीके से राष्ट्र हित में काम करता है, बजरंग दल किस तरीके से मानवता के लिए आगे आता है, खुद बजरंग दल में रहे। और भगत सिंह कोश्यारी जी के जन्मदिन के मौके पर बजरंगी जी ने जो उनका आशीर्वाद और उनके सहयोग की बात रखी, उसमें कोई दोहराई नहीं है कि उत्तराखंड राज्य में परम आदरणीय श्री भगत सिंह कोश्यारी जी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का जो विजन
फिलहाल हम सबको देखने को मिल रहा है, वो प्रदेश को आगे ले जाने के लिए एक इबारत लिखेगा और उत्तराखंड राज्य हमेशा याद किया जाएगा कि भगत सिंह कोश्यारी जी के मार्गदर्शन में चलते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या पूरा संगठन हो, पूरा दल हो, जिसने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के नेतृत्व में उनके विजन को किस तरीके से एक सशक्त प्रदेश बनाने के लिए प्रयासरत है। और हम उम्मीद ही नहीं करते, हमें पूरी आशा है कि आने वाले वक्त में उत्तराखंड राज्य पूरे देश में एक इतना सशक्त प्रदेश होकर उभरेगा जहां पर नौजवान इतिहास लिखेंगे और यहाँ की सरकार हमेशा नौजवानों के हाथ में रहेगी और यहाँ खेल प्रदेश के तौर पे न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी उत्तराखंड का मान सम्मान बढ़ेगा। फिलहाल मोहम्मद सलीम सैफी को दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में हमारे साथ कोई और शख्सियत मौजूद होंगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।